एपिसोड 75। सभी लोग आश्चर्य से फैंग चेन की ओर देखने लगे। ये तो एक बड़े क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मात्र है, लेकिन ताकत में बहुत सुधार हुआ है। मुझे डर है कि नियान जी और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं को छोड़कर बाकी कोई भी अब फैंग चेन का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि कुछ लोगों को सुराग दिख गए। यह आश्चर्यजनक है कि इस बच्चे ने मानसिक हमले सीख लिए हैं। झाओ पिंगफान ने शांति से कहा, क्यूशू में मानसिक हमले अत्यंत दुर्लभ हैं। उनका अभ्यास करना अत्यंत कठिन है और उनकी शक्ति प्रभावशाली है। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी सतर्क और रक्षात्मक हो जाए तो मानसिक हमला मूलतः प्रभावी हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग जादुई शक्तियों पर हमला करने के लिए मानसिक शक्ति का अभ्यास नहीं करना चाहेंगे। दूसरी जादुई शक्ति ज्यादा विश्वसनीय और उपयोगी है, लेकिन यदि आप इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल करेंगे तो अपना तुरुप का पत्ता उजागर करना बहुत जल्दबाजी होगी। यान मियाओ ने कहा। उन्होंने कहा, यदि इस प्रहार को अंत में छोड़ दिया जाए तो इसका चमत्कारी प्रभाव हो सकता है। झाओ पिंगफान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हो सकता है कि यह उसकी छोटी सी चाल हो, चलो बस देखते रहें। हाँ, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि क्या ये लड़का वास्तव में हमारे क्यूशू में आसमान छू सकता है। यान मियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। झाओ टोंग ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ फैंग चेन की ओर देखा। जहाँ तक बाय बाय का प्रश्न है, यद्यपि उसे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन ताओवाद में ऐसा ही था और जीवन मृत्यु सामान्य बात थी। उन्होंने घोषणा की, प्रतियोगिता समाप्त हो गई है और फैंग चेन जीत गया है। फिर प्रतियोगिता का पहला दौर शुरू होगा। जो लोग रैंकिंग पढ़ेंगे वे निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अगले ही क्षण अखाड़े फिर से अलग हो गए और 50 अखाड़ों में बदल गए। जहां तक टूटे हुए हिस्सों की बात है, उन्हें प्रकाश के फटने के बाद ठीक कर दिया गया। त्यानेक्सुए पवित्र संप्रदाय के 50 अनुयायी रिंग में खड़े होकर प्रतियोगिता के लिए संख्याएं पढ़ रहे थे। जहां तक फैंग चेन का सवाल है, वह पहले ही रिंग से बाहर निकल चुका था और डुआनमो भाई बहनों के साथ खड़ा होकर दूसरे राउंड के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। अखाड़े में लड़ाई व्यवस्थित तरीके से चलती है। एक दिन बाद पहला दौर खत्म हो गया। इसमें कोई ज्यादा असमानता नहीं है, मूलतः शीर्ष पर स्थित भिक्षुओं को ही प्रथम स्थान मिलता है। लेकिन जब उनका सामना नियान जी, जियान हुआ और झाओ शिमाई जैसे श्रेष्ठ भिक्षुओं से हुआ तो उन्होंने तुरंत हार मान ली और चुनौती देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। वे मूर्ख नहीं हैं। अगर वे सचमुच कार्रवाई करें तो ये शीर्ष प्रतिभाशाली लोग दया नहीं दिखाएंगे। आखिरकार उनकी ताकत तो है, और फिर भी आप हार नहीं मानते। ये स्पष्ट है कि आप उन्हें नीची नज़र से देखते हैं। कुछ जीनियस ऐसे भी हैं जो ब्लॉकबस्टर हुए, लेकिन क्योंकि यह पहला शो था इसलिए ज्यादा सनसनी नहीं मची। सभी के 2 घंटे आराम करने के बाद दूसरा राउंड आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। दूसरा राउंड अभी भी शीर्ष रैंक और निम्नतम रैंक के बीच लड़ाई है। फैंग चेन मंच पर आए और उनका सामना 700 रैंक वाले एक युवा भिक्षु से हुआ। लेकिन जैसे ही वह मंच पर आए, प्रतिद्वंद्वी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हार स्वीकार कर ली। उसे अभी भी बाय बाय की मौत याद है और वह उसके पदचिन्हों पर चलना नहीं चाहता। फैंग चेन को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार ताकत में असमानता इतनी अधिक थी कि लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी तरह कई राउंड के बाद केवल 48 लोग ही बचे। जो लोग अभी भी यहाँ खड़े हो सकते हैं वे क्यूशू के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है कि निचले 3 डोमेन में कोई नहीं है और मध्य 3 डोमेन में केवल 3 लोग हैं, जिनमें से लिनजुयान भी एक है। बाकी ऊपरी 3 क्षेत्रों से हैं, जिनमें से त्यानेक्सुए पवित्र संप्रदाय, जेहो पर्वत और त्यानशिन मंदिर में सबसे अधिक हैं। उनमें से 3 ने कई ताकतों का ध्यान आकर्षित किया है, और वह है मेंग परिवार। इस बार मेंग परिवार के 3 पुरुष 48 में शामिल हुए और वे स्वाभाविक रूप से मेंग्याओ के 3 लोग थे। उनमें से मेंग्याओ सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली है। आखिरकार उसका आकर्षक और सुंदर चेहरा उसकी भयानक ताकत के साथ मिलकर उसे बेहद चमकदार बनाता है, चाहे वह कहीं भी हो। इसके अलावा लोटियन क्षेत्र में मेंग परिवार मजबूत नहीं है, इसलिए उसे फैंग चेन के बाद क्यूशू सम्मेलन में दूसरे अंधेरे घोड़े के रूप में जाना जाता है। जब समय लगभग समाप्त हो गया, झाओ टोंग ने घोषणा की, प्रतियोगिता जारी रहेगी और अगली प्रतियोगिता की रैंकिंग में फेरबदल किया जाएगा और 2 खेल होंगे। इस समय यह क्षेत्र पुनः एकीकृत हो गया है तथा 2 विशाल क्षेत्र बन गए हैं। अब घोषणा शुरू हो। उसने अपने बगल में खड़े 2 बुजुर्गों की ओर देखा। दोनों बुजुर्गों ने धीरे से सिर हिलाया, आगे की ओर बढ़े और ऊपर की रैंकिंग सूची पर अपने हाथों से मुहरें बनाई। अब रैंकिंग में केवल 48 स्थान बचे हैं
और वे हैं फैंग चेन तथा अन्य। नाम धीरे धीरे चमकने लगे और फिर 2 नाम चमक उठे। एक बुजुर्ग ने इसे देखा और घोषणा की, पहला मैच जियांग तायुन और मिंगयाओ के बीच है। जियांग तायुन तियानडिंग संप्रदाय से आता है, जो कि बैडिंग डोमेन की शीर्ष शक्ति है, जो ऊपरी 3 डोमेन में से एक है। तार्किक रूप से कहें तो शीर्ष शक्ति के रूप में तियानडिंग संप्रदाय में सैकड़ों शिष्य होने चाहिए, लेकिन तियानडिंग संप्रदाय मुख्य रूप से भौतिक क्षेत्र में साधना करता है, इसलिए संप्रदाय में केवल 3 से 4 हजार शिष्य हैं। जियांग तायुन इस समय तियानडिंग संप्रदाय के शिष्यों का प्रतिनिधि है। वह दिव्य शक्ति के चौथे स्तर पर बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि अगर कोई 5वां स्तर का भिक्षु उसके करीब पहुंच जाए तो वह भी पराजित हो सकता है। घोषणा के बाद रैंकिंग में फिर उछाल आया और अन्य 2 लोगों के नाम भी सामने आए। वे 2 लोग त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय और जेहुओ पर्वत के 2 प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन मिंगयाओ की टीम की तुलना में वहां देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। फैंग चेन ने चेहरे पर गंभीरता भरी नजर से मिंगयाओ को देखा। उन्होंने मिंगयाओ की पिछली कई लड़ाइयां देखी थी। मिंगयाओ का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली नहीं था और उसकी लड़ाई के तरीकों और आदतों का पिछली मिंगयाओ से कोई लेना देना नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शरीर पर उसका नियंत्रण पूर्णता की स्थिति तक पहुंच गया है। इससे फैंग चेन को चिंता होने लगती है कि क्या मिंगयाओ को अपना शरीर वापस पाने की कोई उम्मीद है। जब वह ये सोच ही रहा था, मिंगयाओ पहले ही मंच पर आ गई थी। जियांग तायुन अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि वह मिंगयाओ के गर्म और कामुक शरीर और उसके सुंदर और आकर्षक चेहरे को देख रहा था, जिसमें एक कामुक नजर दिख रही थी। मिंगयाओ की सुंदरता का प्रकार उसका पसंदीदा है। छोटी सुंदरी, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? उसने भयंकर हंसी और संदेश के माध्यम से कहा। आपको ऐसी जगह पर सावधान रहना होगा, बहुत अधिक नग्न रहना अच्छा विचार नहीं है। मिंगयाओ ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखा और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। ओह, आप कैसे खेलना चाहते हैं? उसने आकर्षक ढंग से कहा, लेकिन संदेश नहीं दिया, क्योंकि उसे इन चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जियांग तायुन दंग रह गया। उसने मिंगयाओ से इतनी खुली, स्वतंत्र और सहजता की उम्मीद नहीं की थी। वह थोड़ा मुस्कुराया और संदेश प्रसारित करना जारी रखा, ये बहुत सरल है। जब तक मैं जीतता हूँ, आप एक रात के लिए मेरे साथ रहेंगे। मेरा विश्वास करो, दिव्य शक्ति क्षेत्र की क्षमता निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगी। वास्तव में, मिंगयाओ ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं हार गया? हारे? अगर मैं हार गया तो तुम जो चाहो कर सकते हो, जियांग तायुन ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है। मिंगयाओ ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और कहा, तो ये तय हो गया। त्यानिक्सुए संत संप्रदाय के बुजुर्ग ने उन दोनों की ओर देखा और जान गई कि उनके अपने अपने गुप्त उद्देश्य थे, लेकिन वह युवा पीढ़ी के मामलों की परवाह करने में बहुत आलसी थे और उन्होंने सीधे घोषणा की, चूंकि ये पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए प्रतियोगिता शुरू होने दें। मैंने जियांग तायुन की दिव्य शक्ति को उसके शरीर के चारों ओर घूमते हुए कवच के एक टुकड़े में बदलते हुए देखा। फैंग चेन ये देखकर थोड़ा चौंक गया। दिव्य शक्ति कवच, ये किस प्रकार का कौशल है? दिव्य शक्ति क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद शक्ति अब शुद्ध शक्ति नहीं रह जाती, बल्कि दिव्य शक्ति बन जाती है। दैवी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के समान है और इसके अनेक उपयोग हैं। कुछ शक्तिशाली दिव्य शक्ति क्षेत्र साधकों की तरह ताओ क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं, अब वे निकट सीमा तक सीमित नहीं हैं। और जियांग तायुन का दिव्य शक्ति कवच दिव्य शक्ति पर आधारित एक जादुई शक्ति है। जब तक दैवीय शक्ति मजबूत होगी, कवच भी मजबूत होगा, जो फैंग चेन के लिए बहुत व्यावहारिक है। और यह कौशल कवच जितना सरल नहीं लगता। फैंग चेन की रुचि को देखते हुए दुआनमू जिंग ने कहा, ये त्यानडिंग संप्रदाय का शीर्ष कौशल है, दिव्य शक्ति लौह कवच कला। ये कौशल शरीर में दिव्य शक्ति को जोड़ सकता है और दिव्य शक्ति की भयानक शक्ति को बाहर निकाल सकता है। इसे दिव्य शक्ति क्षेत्र में एक शीर्ष कौशल माना जाता है। फैंग चेन ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसके पास जो सबसे बड़ी कमी है, वह है शरीर को प्रशिक्षित करने का कौशल। ये दिव्य शक्ति लौह कवच कला उसके लिए काफी उपयुक्त है। दुआनमू जिंग ने जियांग तायुन को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। मूर्ख, वह पहले ही हार चुका है। खोना। फैंग चेन दंग रह गया और जियांग तायुन की ओर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि दुआनमू जिंग ने क्या कहा। दुआनमू जिंग ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन कहा, भाई फैंग को देखने के बाद पता चल जाएगा। फैंग चेन ने देखा। जियांग तायुन ने अपनी दिव्य शक्ति को कवच में बदलने के बाद गर्व से मुस्कुराया। मिंगयाओ को लालच से देखा
और मुस्कुराया, सुंदरता, मैं तुम्हें अपनी क्षमता बताऊंगा। टकराना। वह वहां से गायब हो गया। अगले ही पल वह मेंग याओ के सामने प्रकट हुआ। फैंग चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। प्रतिद्वंद्वी की गति उसके थंडर विंग से ज्यादा धीमी नहीं थी। क्या ये दिव्य कवच का आशीर्वाद है? मेंग याओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और जब उसने जियांग तायुन को आते देखा तो वह थोड़ी घबरा गई। जियांग तायुन इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने मेंग याओ की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया, मुस्कुराते हुए, तुम हार गए। जियांग तायुन बहुत गर्वित था। उसे इतनी आसानी से जीतने की उम्मीद नहीं थी। आज रात ऐसी सुंदरी को अपने साथ पाकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह बहुत उत्साहित था। मेंग याओ पर कड़ा नियंत्रण था और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती थी। लेकिन वह घबराए नहीं। इसके बजाय वह मुस्कुराए और धीरे से जियांग तायुन का हाथ पकड़कर उसे सहलाया। कोमल जेड हाथ ने जियांग तायुन के दिल को उछाल दिया। खासकर जब उसने मेंग याओ का बेहद आकर्षक चेहरा देखा तो वह इस राक्षस को अभी मारना चाहता था। और मेंग याओ भी इस समय बोल पड़ी, हार, सचमुच तुम हार गईं। उसने एक आकर्षक मुस्कान दिखाई। जियांग तायुन दंग रह गया और बोला, क्या आप भ्रमित हैं? मैं जीत गया। सच? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझे पकड़ लिया है? एक पल में मेंग याओ धुंध की तरह गायब हो गया। जियांग तायुन हैरान रह गया। माया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक तेज धारदार ब्लेड उसकी छाती में घुस गई। वह अपनी आंखें चौड़ी करके अविश्वास से अपने पीछे देखता रहा, और उसने देखा कि मेंग याओ एक आकर्षक चेहरे के साथ उसकी ओर देख रही थी और उसे आंख मार रही थी। यह आपके नुकसान की कीमत है, मेंग याओ ने कहा। तू। जियांग तायुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह पहले ही लंगड़ा हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। ये बात तर्कसंगत है कि यदि दैवीय शक्ति क्षेत्र की छाती भी छलनी कर दी जाए तो भी वह इस तरह नहीं मरेगा। लेकिन मेंग याओ के हाथ में धारदार ब्लेड सरल नहीं है। भले ही वह दिव्य शक्ति क्षेत्र का शिखर हो, लेकिन अगर उसे इस तरह से छेदा गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। प्रतिद्वंद्वी को मारने के बाद मेंग याओ ने सीधे उसकी भंडारण अंगूठी छीन ली। टकराना। अचानक एक भयानक सांस फूट पड़ी। नौजवान, स्टोरेज रिंग मुझे दे दो। जो खड़ा हुआ वह तियानडिंग संप्रदाय का नेता था, डिंग बाई। वह जियांग तायुन की हत्या से बहुत क्रोधित था, और मेंग याओ ने वास्तव में उसकी भंडारण अंगूठी छीन ली थी। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? भंडारण अंगूठी में उनके तियानडिंग संप्रदाय की अद्वितीय जादुई शक्ति, दिव्य शक्ति कवच कला निहित थी। ये देखकर रेफरी एल्डर ने तुरंत कार्रवाई की और पीक मास्टर के दबाव का विरोध करने के लिए फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। मास्टर डिंग, शांत हो जाओ। झाओ पिंगफान ने भी दबाव डाला, जिससे मास्टर डिंग की सांस दब गई। उन्होंने कहा, रिंग की लड़ाई जीवन और मृत्यु का मामला है, इसमें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मेरे संप्रदाय के शिष्य की भंडारण अंगूठी चुरा ली, डिंगबाई ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने उसे मार दिया, इसलिए भंडारण अंगूठी स्वाभाविक रूप से मेरी है। झाओ पिंगफान के बोलने से पहले मेंग याओ ने पहले बात की। तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम मेंग परिवार को नष्ट करना चाहते हो? डिंगबाई फिर से क्रोधित हो गया। मेरे मेंग परिवार को नष्ट कर दोगे? तुम कोशिश कर सकते हो। मेंग याओ ने शांति से उसकी ओर देखा। डिंगबाई को तुरंत मेंग परिवार क्षेत्र से दो ठंडी आंखें महसूस हुईं। उसने देखा कि दो लोग उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे, और इन दो लोगों की साधना वास्तव में ग्रैंड मास्टर दायरे की चरम पर थी। ऐसा कैसे हो सकता है? डिंगबाई हैरान रह गया। जब उसने मेंग याओ को फिर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष की पहचान सरल नहीं थी। क्या ये तियाननान डोमेन का मेंग परिवार हो सकता है? ये सोचते सोचते उसके माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद धीरे धीरे टपक पड़ी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से लोटियन डोमेन के मेंग परिवार को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने तियाननान डोमेन के मेंग परिवार को भड़काने की हिम्मत नहीं की। और ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष को ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर दो गुरुओं द्वारा संरक्षित किया गया था, ये संभवतः एक साधारण शिष्य नहीं था। ये सोचकर वह शांत हो गया और फिर बैठ गया। उसने झाओ पिंगफान को प्रणाम किया और कहा, माफ करना मास्टर झाओ, मैं आवेग में था, मैंने जो कुछ कहा था उसे मैं वापस लेता हूँ। झाओ पिंगफान ने स्वाभाविक रूप से ये सब देखा और मेंग याओ की पहचान का अनुमान लगाया। उन्होंने कहा, मास्टर डिंग, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आखिरकार जब आपका कोई शिष्य, जिसे आप बहुत महत्व देते हैं, अचानक मर जाता है तो क्रोध से भर जाना स्वाभाविक है। उसने मेंग याओ से फिर कहा, मित्र मेंग, चलो इस बारे में भूल जाते हैं,
कैसा रहेगा? मेंग याओ ने इस पर आगे कुछ नहीं कहा और थोड़ा झुककर कहा, बस मास्टर झाओ की बात सुनो। जब वह निचले क्षेत्र में आई तो वह कोई बड़ी बात नहीं करना चाहती थी। मेंग परिवार के पास निचले क्षेत्र में एक छोटी सी संप्रदाय को नष्ट करने के लिए अधिक ऊर्जा नहीं थी। मामला तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों को कुछ सुराग मिल गए। लेकिन अधिकांश लोगों को अब भी यही लगता था कि डेंगबाई गुस्से में अंधी हो गई है, इसलिए उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ की लड़ाई भी जल्दी ही समाप्त हो गई और फिर उन्होंने फिर से लॉटरी निकाली। लिन जुएयान ने जेहुओ शेनशान के तीसरे स्तर के तियानजियों के साथ मुकाबला ड्रॉ किया। कई लोगों ने ये देखकर खेद व्यक्त किया और यहाँ तक कि तियानियो शेनजोंग को भी लगा कि लिन जुएयान निश्चित रूप से हार जाएगा। प्रथम स्तर के लिए तीसरे स्तर से लड़ना कठिन था और प्रतिद्वंद्वी भी एक शीर्ष तियानजियो था जो सभी स्तरों पर लड़ सकता था। लेकिन जब लिन जुएयान ने अपनी अद्भुत ताकत दिखाई, सभी को एहसास हुआ कि शायद उन्होंने गलत देखा है। तियानजियो का सामना करते हुए जो उससे 2 छोटे क्षेत्र ऊपर था, वह बिल्कुल भी कमतर नहीं थी, बल्कि उसका हाथ ऊपरी था। अखाड़ा पहले से ही बर्फ और बर्फ से ढका हुआ था और डुकिंग दाओ ने दुनिया को भर दिया, जिससे जेहुओ शेनशान तियानजियो कदम दर कदम पीछे हट गया। अंत में उसने एक महान जादुई शक्ति का उपयोग किया, प्रतिद्वंद्वी को हराओ। झाओ पिंगफान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और वह थोड़ा और आश्चर्यचकित हुआ। फ्यूजन दाव 93%। उसने देखा कि लिन जुएयान का फ्यूजन दाव कितना था। ये कहते ही सभी लोग चौंक गए। क्या वह भी ताओ के 93% तक पहुंच गई है? ये कैसे संभव है? झाओ शिमाई जिउझोऊ में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त नंबर 1 प्रतिभा है और उम्मीद है कि वह ताओ के 93% तक पहुंच सकती है। लेकिन लिन जुएयान ईश्वर के पूर्वी क्षेत्र में सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और वह ताओ के 93% तक भी पहुंच सकती है। यही कारण है कि वे चौंक गए। लेकिन ये झाओ पिंगफान ही थे जिन्होंने 93% कहा था, इसलिए यह बिल्कुल सच है। लिन जुएयान ने इसे इनकार नहीं किया और स्वीकारोक्ति के रूप में ठंडे स्वर में सिर हिलाया। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। ईश्वर के इस पूर्व क्षेत्र ने एक और महान कुकर्मी को जन्म दिया है। वे पहले से ही सोचते थे कि फैंग चेन एक राक्षस था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक और लिन जुएयान होगा। यदि उन्हें पता चले कि मेंग याओ भी दिव्य पूर्व क्षेत्र से आया है, तो मुझे आश्चर्य है कि वे क्या सोचेंगे। झाओ पिंगफान ने टोंगटियन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर टोंगटियन, बधाई हो, दिव्य पूर्व क्षेत्र उदय होने वाला है। बधाई हो मास्टर टोंग, बधाई हो मास्टर टोंगटियन। अन्य लोगों ने भी बधाई दी, उनके चेहरों पर ईर्ष्या के भाव थे। एक व्यक्ति जो ताओ के 93% तक पहुंच गया है, वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। वे इस बात से ईर्ष्या क्यों न करें? टोंगटियन भी थोड़ा अभिभूत था। उसे अब पता चला कि लिन जुएयान ताओ के 93% तक पहुंच गया था। मैंने सोचा था कि गुप्त क्षेत्र में लिन जुएयान की सफलता थोड़ी जल्दबाजी में होगी और 80% तक पहुंचने में सक्षम होना एक आशीर्वाद होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह झाओ शिमाई की तरह 93% तक पहुंच जाएगी। लेकिन प्रतिक्रिया देने के बाद वह बहुत खुश हुए। लिन जुएयान के साथ उनके त्यानियु दिव्य संप्रदाय का भविष्य आशाजनक है। और इस बार लिन जुएयान का प्रदर्शन निश्चित रूप से जिउझोऊ में त्यानियु दिव्य संप्रदाय को और अधिक शक्तिशाली बना देगा। मेरा मानना है कि अवसरों को बाद में बांटकर मैं अधिक लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। उस समय फैंग चेन के सामने खड़ी लिन जुएयान के बारे में सोचकर ही उसे अफसोस हुआ। उसने शुरुआत में किस तरह का बेवकूफाना फैसला किया। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि लिन जुएयान भविष्य में त्यानियु दिव्य संप्रदाय को न छोड़े। लड़ाई जारी रही। फैंग चेन का प्रतिद्वंद्वी मध्य 3 क्षेत्रों का एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दोनों पक्षों के बीच लगभग 100 राउंड तक लड़ाई हुई और अंततः फैंग चेन ने दैवीय शक्ति क्षेत्र और दोहरी तलवारों के करीबी मुकाबले का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। उसने उसे नहीं मारा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। एक दौर के बाद लोगों की संख्या फिर से आधी हो गई और केवल 24 लोग ही बचे। जल्द ही बुजुर्गों ने लॉटरी निकालना शुरू कर दिया और फैंग चेन का नाम इस दौर की शुरुआत में निकाला गया। उनका प्रतिद्वंद्वी मध्य 3 क्षेत्रों का एक तीसरे स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये व्यक्ति जिउझोऊ सम्मेलन से पहले अज्ञात था, लेकिन उसने स्नो सीक्रेट दायरे में बड़ी धूम मचा दी। यदि फैंग चेन और मेंग याओ, जो इस बार उससे अधिक चमकदार थे, नहीं होते, तो मुझे डर है कि वह इस जिउझोऊ सम्मेलन का पहला डार्क हॉर्स होता। और यह व्यक्ति गोपनीयता और आश्चर्यजनक हत्या में अच्छा है,
और उसकी चालें गुप्त हैं, जो बेहद आश्चर्यजनक है। हालांकि इस लड़ाई में उसकी हार तय थी, क्योंकि उसकी मुलाकात फैंग चेन से हुई, जिसकी नज़र आध्यात्मिक थी। जब प्रतिद्वंद्वी छिप गया तो फैंग चेन की दिव्य और राक्षसी आध्यात्मिक आंखें खुल गईं और उन्होंने तुरंत उसका स्थान पता लगा लिया। और गुप्तता के महान हथियार को खोना प्रतिद्वंद्वी के लिए अपने बाएं और दाएं हाथ खोने जैसा था। यद्यपि उसकी साधना फैंग चेन से अधिक थी, फिर भी वह फैंग चेन का आमने सामने के द्वंद्व में प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था, और एक तलवार से उससे पराजित हो गया। फैंग चेन ने जब ये देखा तो उससे राहत मिली। अब केवल 4 राउंड ही बचे थे। जब तक वह लगातार प्रयास करते रहेंगे, प्रथम स्थान पर कब्जा करना निश्चित रूप से आसान होगा। हाय! जैसे ही वह रिंग से बाहर जाने वाला था, उसके कानों में एक हल्की आह आई। फैंग चेन रुका और पास ही में मेंग याओ की ओर देखा। ये लंबी आह प्रतिद्वंद्वी की ओर से आई। मेंग याओ ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए आवाज में कहा, इस तरह से लड़ना वास्तव में उबाऊ है, लड़ने का तरीका क्यों नहीं बदला जाए? फैंग चेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और आवाज में पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मेंग याओ अभी भी आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और आवाज संचरण में उत्तर दिया, ये बहुत सरल है, आप अकेले ही शेष सभी लोगों से लड़ें। फैंग चेन ने मेंग याओ को घूरते हुए कहा, तुम अपनी बात से मुकर गए। मेंग याओ के होंठ तुच्छता से मुड़े हुए थे और उसने फैंग चेन पर एक आकर्षक नजर डाली और कहा, मैंने कहा था कि आपने इस जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम स्थान जीता है, लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि कैसे। ज्यादा दूर मत जाओ। फैंग चेन गुस्से में था। उसके लिए अकेले इतने सारे लोगों से लड़ना असंभव था। मेंग याओ ने परवाह नहीं की और शांति से कहा, मैंने आपको लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन अगर आप मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उसे देखने के बारे में भूल जाओ। आप। फैंग चेन की नसें उभर आईं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। मेंग याओ की आत्मा दूसरे पक्ष के हाथों में है और वह उसे एक पल में मार सकता है। जब रेफरी एल्डन ने देखा कि फैंग चेन रिंग से बाहर नहीं जा रहा है, तो उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, फैंग चेन, जल्दी करो और रिंग से बाहर निकलो, अन्य लोगों की प्रतियोगिता में खलल मत डालो। लेकिन फैंग चेन ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया। रेफरी ने और भी अधिक भौहें सिकुड़ते हुए कहा, फैंग चेन, यदि आप नीचे नहीं जाते हैं तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। सभी लोग असमंजस में फैंग चेन को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अचानक वहां क्यों खड़ा है। और इस बार फैंग चेन अंततः आगे बढ़ गया, लेकिन वह नीचे की ओर नहीं चला, बल्कि रिंग के केंद्र की ओर चला गया। फैंग चेन, तुम क्या करने जा रहे हो? बड़े रेफरी ने फैंग चेन को घूर कर देखा। फैंग चेन अपना सिर नीचे झुकाए रिंग के बीच तक चला गया, और जब वह रुका तो उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सब लोग, जिउझोउ सम्मेलन सैकड़ों बार आयोजित हो चुका है। क्या हर बार एक जैसा होना थोड़ा उबाऊ नहीं है? मैं एक बिल्कुल रोमांचक प्रतियोगिता की मांग करने का साहस करता हूँ। जब ये शब्द बोले गए तो सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि फैंग चेन क्या कर रहा है। झाओ पिंगफान ने फैंग चेन को देखा, फिर मेंग याओ की ओर देखा जो मंच के नीचे मुस्कुरा रहा था। आत्मा सागर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वह दोनों के बीच की टेलीपैथी से कैसे छिपा हो सकता था? हालांकि मुझे नहीं पता कि दोनों ने किस बारे में बात की, लेकिन यह विषय ही होगा जिसने फैंग चेन को यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मित्र फैंग, क्या आपके पास कोई सुझाव है? फैंग चेन ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि मैं शेष 22 लोगों को अकेले ही चुनौती दूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा दर्शक चुप हो गया और फैंग चेन को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। क्या वह पागल है? एक आदमी बाकी सब के खिलाफ। वह खुद को क्या समझता है? शेष 22 क्यूशु के सबसे कुलीन राक्षस हैं। वह उन्हें चुनौती देने के लिए क्या उपयोग कर सकता है? उसे यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? मुझे इतना मत हंसाओ कि मैं मर जाऊं। चौक के चारों ओर से उपहास, प्रश्न और तिरस्कार की आवाजें गूंजने लगी। वहां उपस्थित सभी लोगों को लगा कि फैंग चेन पागल हो गया है, यहाँ तक कि लिन जुयान, झाओ शिमाए और अन्य लोगों को भी। फैंग चेन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ, कोई बेवकूफ़ी मत करो। झाओ शिमाए उत्सुकता से चिल्लाया। उसे फैंग चेन पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस बार फैंग चेन की हरकतें बहुत पागलपन भरी थीं। लिन जुयान भी चिंतित था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फैंग चेन के बारे में उसकी समझ के आधार पर उसके ऐसा करने के पीछे कोई कारण अवश्य होगा। फिर उसने कुछ सोचा और मेंग याओ की ओर देखा जो उस समय मुस्कुरा रही थी, और अचानक उसे समझ आ गया। मेंग याओ ने लिन जुयान की निगाहें देखी और एक आकर्षक मुस्कान के साथ देखा।
लिन जुएयान की अभिव्यक्ति ठंडी रही। वह और मेंग याओ एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन मेंग याओ अब उसे अजनबीपन का एहसास कराती थी, मानो वे पहली बार मिल रहे हों। भले ही फैंग चेन ने उसे बताया था कि मेंग याओ पर किसी अन्य आत्मा का कब्जा है, फिर भी इस दृश्य ने उसे बहुत दुखी कर दिया। भाई, फैंग चेन क्या कर रहा है? जब डुआनमू बैक्स्यू ने फैंग चेन को ये कहते सुना तो वह चिंतित हो गई। भले ही फैंग चेन की ताकत स्थिर और सतर्क हो, फिर भी वह पहला स्थान जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन अब उसने वास्तव में एक और भी असंभव रास्ता चुना। इस तरह के उलट संचालन ने डुआनमू बैक्स्यू को बहुत उलझन में डाल दिया। डुआनमू जिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और अपने मन में गणना करता रहा, लेकिन समझ नहीं पाया। अंततः उसने भविष्यवाणी करना छोड़ दिया, आह भरकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी यह समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भाई फैंग के ऐसा करने के पीछे कोई कारण अवश्य होगा। चलो बस देखते रहें। डुआनमू बैक्स्यू ने भारी स्वर में सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। झाओ टोंग सबसे पहले बोले, फैंग चेन, जियोझोउ सम्मेलन के नियम आपके कारण नहीं बदलेंगे, पद छोड़ दीजिए। फैंग चेन चुप रहा, लेकिन मन ही मन खुश हो रहा था। यदि उसे जबरदस्ती मंच से उतार दिया जाए तो वह कुछ नहीं कर सकेगा। इस वजह से दूसरा पक्ष मेंग्याओ की आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब वह ये विचार कर रहा था, मेंग्याओ ने दूसरा संदेश भेजा। अगर वह ऐसा नहीं कर सकती तो रिंग से बाहर निकलने के बाद वह डर के मारे मर जाएगी। फैंग चेन बहुत गुस्से में था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल मेंग्याओ को गुस्से से घूर सकता था। मैंने तुमसे पीछे हटने को कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? फैंग चेन को उदासीन देखकर झाओ टोंग क्रोधित हो गया। वह अब सचमुच गाली देना चाहता था। अगर उसके सामने खड़ा आदमी उसकी बेटी को पसंद न हो, तो उसे उस आदमी की जिंदगी या मौत की परवाह नहीं होगी। फैंग चेन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह भी नीचे जाना चाहता था, लेकिन वह नहीं जा सका। वह केवल हिम्मत जुटा सका, नियानजी और अन्य लोगों की ओर देखा और उन्हें चुनौती दी, सब लोग, क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? नियानजी और अन्य लोगों ने अपने होंठ हिलाए। ये निस्संदेह एक बहुत बड़ी उत्तेजना थी। अपने अपने गुटों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के रूप में वे जहां भी जाते हैं, सबसे चमकदार उपस्थिति रखते हैं। उन्हें इस तरह से कब उकसाया गया है? इससे भी अधिक, उन्हें उकसाने वाले तो केवल चींटियां थीं जो रास्ता पूछने के क्षेत्र में अभी अभी आई थीं। तुमने सचमुच एक अच्छी मौत पाई, नियानजी ने व्यंग्यपूर्वक कहा। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अकेले ही मार सकता हूँ। जियानहो चिल्लाया, मैं ये करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने सक्षम हो। मुर्गी को मारने के लिए कसाई के चाकू का उपयोग क्यों करें? मैं ये कर सकता हूँ, दो भाई, और उन्हें बता दूंगा कि लुओ त्यानियो त्यानजियो कितना शक्तिशाली है। मैं ये करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या कर सकता है। बड़े झाओ, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करो। चूंकि वह मरना चाहता है, तो उसे मरने दो। ये सही है। सभी प्रतिभाशाली लोग बोल पड़े। वे सभी फैंग चेन से नाराज थे। कुछ प्रतिभाशाली लोग भी थे जो इस अवसर का लाभ उठाकर फैंग चेन को मारना चाहते थे। आखिरकार, आमने सामने की स्थिति में फैंग चेन को मारने की संभावना बेहद कम थी। झाओ टोंग क्रोधित था। ये क्यूशू सम्मेलन था। क्यूशू की सारी ताकतें और शक्तियां एकत्रित हो रही थीं। क्या यह मजाक नहीं है कि नियमों को इच्छानुसार बदला जा सकता है? जैसे ही वह इन अज्ञानी बच्चों को चौंकाने के लिए अपनी शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग करने वाला था, झाओ पिंगफान की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मुझसे वादा करें। झाओ टोंग दंग रह गया और झाओ पिंगफान को संदेह से देखने लगा। झाओ पिंगफान को थोड़ा सिर हिलाते हुए देखकर वह केवल असहाय होकर पीछे मुड़ सकता था और शाप दे सकता था, छोटा लापरवाह है, और तुम, बड़े, भी लापरवाह हो। बेशक, उसने केवल अपने दिल में कोसने का साहस किया और अपने चेहरे पर कोई भाव दिखाने का साहस नहीं किया। उसने फैंग चेन और अन्य लोगों की ओर देखा और अचानक जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही साहस है जो युवाओं में होना चाहिए। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से कहा, हर कोई, मेरा मानना है कि हर कोई पिछले क्यूशू सम्मेलन को देखकर थक गया है। इस मामले में आइए हम फैंग शियाओ ने जो कहा उसका पालन करें और एक रोमांचक सम्मेलन का आनंद लें। बेशक, 22 के विरुद्ध एक संभव नहीं है, अन्यथा शेष 24 में से सबको एक साथ लाने का क्या विचार है? जिन 24 लोगों का उन्होंने उल्लेख किया उनमें स्वाभाविक रूप से वे प्रतिभाशाली लोग भी शामिल थे जिन्हें फैंग चेन ने समाप्त कर दिया था।
आप सिर्फ इसलिए अलग थलग नहीं पड़ सकते क्योंकि दूसरा पक्ष समाप्त हो गया है। तियानजियो भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ, उसके पास अभी भी एक मौका था। इसके अलावा उसके लिए हाथापाई की लड़ाई एक पर एक लड़ाई से कई गुना बेहतर है। दूसरे लोग मेरी ओर देखते हैं और मैं आपकी ओर देखता हूँ। यान मियाओ ने सबसे पहले कहा, ये दिलचस्प है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। झाओ पिंगफान ने भी कहा, मैं भी नहीं, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। देवताओं के मंदिर के स्वामी ने भी कहा, वह फैंग चेन को मरते हुए देखना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई आपत्ति नहीं थी कि मेरे साथ ठीक है। दानव पूर्वज भी फैंग चेन के सुझाव पर सहमत हो गए। ये देखकर कि ज्योझों के चारों आत्मा सागर क्षेत्र के स्वामी बोल चुके थे, अन्य लोगों ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, भले ही उनके पास कोई आपत्ति थी, और वे सभी सहमत हुए और क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराए। ये देखकर झाओ टोंग ने घोषणा की, चूंकि मामला ऐसा है, तो आइए हम सभी मंच पर चलें। नियान जी और 23 अन्य लोग एक के बाद एक मंच पर चढ़े। अब इन 24 लोगों में से 7 त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय से हैं और 6 जेहुओ शेनशान से हैं। उनमें से 4 स्वर्ग के मंदिर से हैं और 3 स्वप्न परिवार से हैं। शेष 4 हैं लिनजुएयान और फॉन्ग चेन, साथ ही फॉन्ग चेन द्वारा समाप्त किया गया व्यक्ति और लुओ त्यानियू में एक अन्य प्रमुख बल का प्रतिभाशाली व्यक्ति। संख्या की दृष्टि से त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से लाभ है, लेकिन इन लोगों का इरादा पहले लड़ाई शुरू करने का नहीं था, बल्कि उन्होंने फैंग चेन की ओर देखा। फैंग चेन ने वास्तव में उन्हें इतनी अहंकारपूर्ण चुनौती देने का साहस किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले उसे मारना था और फिर आपस में विजेता का फैसला करना था। हे, मैं सचमुच नहीं जानता कि इस बच्चे को हमें चुनौती देने का साहस कहाँ से मिला। मेंग परिवार, मेंग जुन्यू ने फैंग चेन को तिरस्कार से देखा। भले ही दूसरा पक्ष 99% सफल रहा हो, फिर भी वह उसकी नज़र में निचले दर्जे का एक बदमाश था, जिसके बारे में चिंता करने लायक कुछ नहीं था। और अब ऐसे नौकर ने उसे चुनौती देने का साहस किया, जिससे वह बहुत क्रोधित हुआ। या फिर चलो हम सब मिलकर यहाँ से सबको हटा दें, उसने फिर कहा। रिंग लड़ाई की शुरुआत से उन्होंने मेंग याओ के अनुरोध के अनुसार अपनी ताकत नहीं दिखाई। नियान जी और जियान हुओं को छोड़कर, जो थोड़े परेशान करने वाले थे, कोई भी उसे एक चाल में हरा नहीं सकता था। अगर मेंग याओ तैयार होता तो ये सभी लोग उनके हाथों मर जाते। मेंग याओ ने शांति से फैंग चेन को देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे आदेश के बिना किसी को भी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। हाँ, उसके बगल में बैठी मेंग परिवार की लड़की ने आज्ञाकारी ढंग से सहमति जताई। लेकिन मेंग जुन्यू थोड़ा अनिच्छुक था। मिस, निचले तबके के लोगों ने अभी अभी आपको धमकाने का दुस्साहस किया है, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा, उन्होंने कहा। क्या तुमने मेरी बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनी? मेंग याओ ने अपनी भौहें घुमाई और उसकी ओर देखा। जो आंखें आकर्षक होनी चाहिए थीं, वे शीतलता से भरी थीं, जिससे मेंग जुन्यू का दिल कांप उठा और उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा, शिष्य आपके आदेश का पालन करता है। बाकी लोग फैंग चेन को घूर रहे थे। बेटा, मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हें हमें चुनौती देने का आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम सिर्फ दाव में प्रवेश करके दुनिया में अजेय हो सकते हो? जेहू शेनशान टीम में एक लंबा और पतला लड़का खड़ा हुआ। उसी समय दाव का चौगुन दबाव फट पड़ा और फैंग चेन की ओर दबाव डाला। इस आदमी का नाम शीझू है और वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो बाय बाय से कम नहीं है। फैंग चेन ने ठंडी सांस ली और देवताओं और राक्षसों की शक्ति अपने आप ही फूट पड़ी, जिसने आसानी से प्रतिद्वंद्वी के दबाव का विरोध किया। ये देखकर शीझू चिल्लाया, सब लोग एक साथ हमला करो, उसे पता चले कि हम कितने शक्तिशाली हैं। चूंकि दूसरे पक्ष ने कहा कि वह उन सभी को एक साथ चुनौती देना चाहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह विनम्र नहीं होगा। जियान हुआ और हुओ जुएर को छोड़कर जेहुओ शेनशान में बाकी सभी लोग फैंग चेन की ओर दौड़ पड़े। तियानिक्सु शेंगजोंग ने नियान जी को देखा और उनकी राय पूछी। नियान जी ने हल्का सा सिर हिलाया, जिसे सहमति माना गया। ये देखकर कई लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। बेशक झाओ शिमाई ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसने उसे रोका भी नहीं। वह वास्तव में अपनी पहचान का उपयोग त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के लोगों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए करना चाहती थी। लेकिन फैंग चेन ने उसे एक संदेश भेजा, जिसमें उसे किनारे से देखने और हस्तक्षेप न करने के लिए कहा, ताकि वह केवल फैंग चेन की बात सुन सके। तियानशिन मंदिर के तियानजियो को पहले ही मंदिर मास्टर से निर्देश मिल चुके थे और वह बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग चेन के पास पहुंचे।
अन्य 2 तियानजियो इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन जब नियांजी आए तो उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो नियांजी उन पर पहले हमला करेंगे। हताशा में वे केवल फैंग चेन का पीछा करके उसे मार सकते थे। नियांजी ने भी मेंग याओ की ओर देखा। मेंग याओ ने स्वाभाविक रूप से इसे देखा, उस ओर देखा और उसे देखने में डर नहीं लगा। क्या तुम लड़ाई चाहते हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। नियांजी चुप हो गए और अंततः उन्होंने अपनी नजरें हटा लीं। मेंग परिवार के 3 लोगों ने उसे खतरे का एक स्पष्ट एहसास दिया है, इसलिए उसे पहले फैंग चेन से निपटना चाहिए और फिर मेंग परिवार को नष्ट करना चाहिए। उसने जियानहुओ को अपना विचार बताया। जियानहुओ को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने सहमति दे दी। प्रत्येक जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम स्थान को उनके 2 संप्रदायों के बीच विभाजित किया जाएगा। लेकिन इस बार जिउझोउ सम्मेलन थोड़ा अजीब था। पहले ये दुआनमो भाई बहन थे, फिर मेंग परिवार और लिन जुयान, और फिर फैंग चेन। ये लोग किसी भी सत्र में प्रथम होते, लेकिन अब वे एक साथ इकट्ठे हुए हैं और वे ये गारंटी नहीं दे सकते कि वे प्रथम स्थान जीत सकते हैं। बेहतर है कि पहले सहयोग करें, छिपे खतरों को सुलझाएं और फिर विजेता का फैसला करें। जहां तक सबसे पहले हल की जाने वाली समस्या का सवाल है, तो वह स्वाभाविक रूप से फैंग चेन है। बेशक वे घेराबंदी नहीं करेंगे, आखिर वे अपना चेहरा कैसे खो सकते हैं? इसे दूसरों पर छोड़ देना बेहतर है। वे यह नहीं मानते कि वे फैंग चेन को इतने सारे लोगों के साथ नहीं ले जा सकते। ये भी सच है, अगर मेंग परिवार शामिल नहीं होता तब भी फैंग चेन को घेरने वाले 15 लोग थे। 15 प्रतिभाओं की घेराबंदी का सामना करते हुए फैंग चेन ने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और सीधे भगवान और दानव की दूसरी अवस्था में प्रवेश किया। जब 7 फीट ऊंचे विशालकाय देव और दानव सबके सामने प्रकट हुए तो पूरा दर्शक वर्ग गहरा स्तब्ध रह गया। विशेष रूप से भयानक ईश्वर और दानव शक्ति जो फैंग चेन ने प्रकट की, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे को बेतहाशा बदल दिया। देवताओं और राक्षसों का इतना गहरा और भयानक तरीका, वह इस हद तक मृतंत की खेती कर सकता है। ये लड़का वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है। यान मियाओ ने आह भरी और फिर अफसोस के साथ कहा, यह अफसोस की बात है कि वह एक मृतंत पर है। झाओ पिंगफान ने इनकार किए बिना सिर हिलाया। ये वाकई अफसोस की बात थी। अगर उसके पास पहले कोई अच्छा शिक्षक होता तो वही रास्ता नहीं अपनाता। यह अफसोस की बात है कि तियान यांगजी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। अगर उसे पता चलता कि यह तियान यांगजी ही था जिसने फैंग चेन को देवताओं और राक्षसों के रास्ते पर ले जाया था, तो मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोचता। जिस क्षण फैंग चेन देवता और दानव में बदल गया, तियानजियों के चेहरे में भारी परिवर्तन आ गया और वे उसके देवता और दानव आभा से चौंक गए। हालांकि यह केवल एक विराम था, लेकिन फैंग चेन इस अवसर को नहीं गंवाना चाहता था। उसने अपने पीछे वज्रपंख फैलाए और गड़गड़ाहट और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ उस स्थान से गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह पहले से ही एक तियानजियो के पीछे खड़ा था, और यह व्यक्ति तियानजियो था जो गुप्त हत्या में अच्छा था जिसे फैंग चेन ने हराया था। फैंग चेन को आते देख वह आदमी भी दंग रह गया, लेकिन फैंग चेन ने उसे कोई मौका नहीं दिया और 2 तलवारों से वार कर दिया। आदमी ने तुरंत विरोध किया, लेकिन आमने सामने की टक्कर में वह फैंग चेन के सामने टिक नहीं सका। उस पर तलवार से वार किया गया और वह रिंग के नीचे गिर गया। समाप्त। रेफरी ने घोषणा की, रिंग से बाहर हो जाने का मतलब है बाहर हो जाना। फैंग चेन को एक व्यक्ति को इतनी जल्दी मारते देख हर कोई हैरान रह गया, लेकिन अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सहायक शी चिल्लाया, लापरवाह मत बनो, एक साथ हमला करो, उसे कोई मौका मत दो। इसके बाद उन्होंने एक संदेश प्रसारित किया, सभी लोगों, यदि हम इस आदमी को नहीं मार सकते तो हमें जिउझोउ में और नहीं रहना है। हर कोई स्वाभाविक रूप से समझ गया कि शी झू का क्या मतलब था। ये शर्म की बात थी कि इतने सारे लोगों ने फैंग चेन को घेर लिया और उसे नीचे नहीं ला सके। उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और अपनी जादुई शक्तियां दिखाईं। कुछ लोगों ने मोहरें बना ली और जादुई शक्तियां निकालकर फैंग चेन पर हमला कर दिया, जबकि अन्य लोग अपने हाथों में जादुई हथियार लेकर दौड़ पड़े। फैंग चेन ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और स्वर्ग के थंडर विंग्स फड़फड़ा रहे थे। भयानक भागने की गति तुरंत फट गई। भयानक जादुई शक्ति उसके पास से गुजरी, खतरनाक और खतरनाक। लेकिन उन 14 लोगों में कुछ मजबूत लोग भी थे जो भागने में माहिर थे और फैंग चेन को रोक रहे थे। इसका कारण ये था कि भले ही स्वर्ग के थंडर विंग्स मजबूत थे, वे बहुत प्रभावित हुए। और ये लोग कोई आम लोग नहीं थे।
उन्होंने कुछ ही सांसों में हमला करके सहयोग किया। उन्होंने फैंग चेन को कसकर दबा दिया। टकराना। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की जादुई शक्ति ने तेज गति से भाग रहे फैंग चेन को मारा और तुरंत ही भयंकर आग भड़क उठी। मार। वो प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत खुश था। जब धुआं छटा तो फैंग चेन गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। शी झू और अन्य लोग बहुत खुश हुए। जीतना। धमाका। लेकिन इसी समय एक गड़गड़ाहट सी हुई। आनंदित तियांजियो को अचानक अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा कि फैंग चेन, जिसे जमीन पर गिर जाना चाहिए था, उसके पीछे था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, फैंग चेन के भगवान और दानव स्लैश ने हमला कर दिया था। इस तियांजियो के पास निश्चित रूप से कई साधन हैं और वह बहुत मजबूत है। लेकिन उसने सोचा कि फैंग चेन उससे हार गया है और उसने कोई तैयारी नहीं की। इस तलवार ने सीधे उसे घायल कर दिया और वह भारी रूप से जमीन पर गिर पड़ा और उसका जीवन या मृत्यु अज्ञात थी। ये देखकर रेफरी एल्डर ने अपना हाथ हिलाकर इस व्यक्ति को रिंग से बाहर भेज दिया और कहा, हटाओ। इस अचानक दृश्य ने सभी को थोड़ा अचंभित कर दिया। उन्होंने फैंग चेन को देखा और फिर फैंग चेन को देखा जो जमीन पर पड़ा था। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि कौन असली है और कौन नकली। इस समय फैंग चेन जो जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी चमक एक क्रिस्टल में बदल गई और वह फैंग चेन की ओर तैरने लगा। तब सभी को एहसास हुआ कि जमीन पर पड़ा व्यक्ति फैंग चेन द्वारा बिछाया गया जाल था। दर्शकों में लुमीले पैलेस के मालिक निंग माओ ने खून भरी आंखों से कियानबियान तियानिक्सुएजिंग को देखा। वह खजाना उसका होना चाहिए था, लेकिन अब उसे फैंग चेन ने छीन लिया है। कियानबियान तियानिक्सुएजिंग को देखते हुए उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। ये चाबी, मुझे इसे लेना ही होगा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उसे यह खजाना अवश्य प्राप्त करना चाहिए। शी झू को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन के पास इतना खजाना होगा। ये देखकर कि एक और व्यक्ति हार गया है, वह बहुत क्रोधित हुआ। फैंग चेन, मुझमें सीधे लड़ने की हिम्मत है। फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा और थंडर विंग्स एक बार फिर पंखे के साथ उस जगह से गायब हो गए और शी झू और अन्य लोगों से खुद को दूर कर लिया। उसने अपनी छाती को ढक लिया और पिछली बार से बच नहीं पाया। दुष्ट दानव शील्ड को शक्ति का एक हिस्सा झेलने की अनुमति देते हुए उसने भी इसका एक हिस्सा झेला। इन प्रतिभाओं की जादुई शक्तियां अत्यंत शक्तिशाली हैं। भले ही उनका भौतिक शरीर दिव्य शक्ति तक पहुंच गया हो, फिर भी वे एक भी वार का सामना करने में असमर्थ होंगे। जब सहायक शी ने देखा कि फैंग चेन चुप है, तो उसने दूसरों को चिल्लाकर कहा, घेराबंदी जारी रखो, लापरवाह मत बनो, रक्षात्मक साधन तैयार करो और उसे छिपकर हमला करने का एक और मौका मत दो। बाकी लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने सब सुना और मदद की। और वे हतोत्साहित नहीं थे क्योंकि फैंग चेन ने लगातार 2 लोगों को बाहर कर दिया था और वे अभी भी उसे भयंकर और आत्मविश्वास भरी आंखों से देख रहे थे। टकराना। अगले ही पल लड़ाई जारी है। इस बार उन्होंने चतुराई सीखी और 2-2 के समूह में फैंग चेन पर हमला कर दिया। इस तरह भले ही फैंग चेन तुरंत उनके पास आ जाए, दूसरा व्यक्ति समय पर कार्रवाई कर सकता है। अगर फैंग चेन ने कार्रवाई करने की हिम्मत की तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। सौभाग्य से फैंग चेन के पास त्यानिक्स्यू क्रिस्टल और दुष्ट दानव शील्ड थी, साथ ही भगवान और दानव का दूसरा रूप भी था। घेराबंदी के दौरान उसे फिर से चोट नहीं लगी और उसने शी को उन्हें रोकने में मदद करते रखा। ऐसा लगता है कि शी झू और अन्य लोग फैंग चेन को हराने की जल्दी में नहीं हैं। वे बहुत सारे हैं और वे युद्ध में शामिल होने से डरते नहीं हैं। इसके अलावा उनके हमले बंद नहीं हुए। फैंग चेन को चकमा देने के लिए अत्यधिक एकाग्रता बनाए रखनी पड़ी। यदि कोई चूक हो जाती है तो वे जीत जाते हैं। टकराना। एक व्यक्ति की जादुई शक्ति फैंग चेन के कान के पास से गुजरी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, जादुई शक्ति एक विशाल हाथ में बदल गई और उसे जकड़ लिया। फैंग चेन को झटका लगा, लेकिन उसने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। तत्काल भाला किसी भी समय विशाल हाथ में घुसने के लिए तैयार थी, लेकिन ये तुरंत ही विशाल हाथ से उछलकर दूर चली गई। विशाल हाथ ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर फैंग चेन को सीधे पकड़ लिया। पकड़ा गया। सब बहुत खुश थे। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। बिना किसी हिचकिचाहट के 13 लोगों ने फैंग चेन पर हमला करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। एक पल में फैंग चेन अनगिनत शक्तिशाली जादुई शक्तियों से अभिभूत हो गया और गायब हो गया। फैंग चेन, झाओ शिमाए और लिन जुयान का दिल डूब गया। जो कुछ हुआ वह इतनी तेजी से हुआ कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की।
वे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दो आकृतियों ने उन्हें रोक दिया। छोटी बहन, बेहतर होगा कि आप इस लड़ाई में शामिल न हों। ये नियान जी ही थे जिन्होंने झाओ शिमाई को रोका। लिन जुएयान को रोकने वाला व्यक्ति जियान हुओ था। चूंकि फैंग शियाओयू ने हम सभी को चुनौती देने का फैसला किया है, इसलिए उसके पास कोई मददगार नहीं हो सकता। अगर वे दोनों कार्रवाई करते हैं, तो हमारे पास इसमें शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उसने हल्के से कहा। झाओ शिमाई और लिन जुएयान गंभीर दिखे, लेकिन अंत में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि ये दो शीर्ष प्रतिभाशाली लोग भी कार्रवाई करते हैं, तो वे वास्तव में फैंग चेन के लिए चीजों को बदतर बना देंगे। इस समय अलौकिक शक्ति का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने पहले फैंग चेन को पकड़ने के लिए जादुई परिवर्तनों का उपयोग किया था, बहुत गर्वित था। हे, मैं इस छक्के को लंबे समय से संभाल कर रख रहा था, महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तुम मेरे हाथों मरोगे, तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। फैंग चेन का भाला अपनी ओर उछलता देख उसने उसे पकड़ लिया और उसकी ओर देखा। यह एक अच्छा भाला है, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि यह किस स्तर का है। लेकिन अगर वह व्यक्ति इसे किसी महत्वपूर्ण क्षण में निकाल लेता है, तो यह असाधारण होगा। इसे अपने पास रखो। लेकिन जब वह देख रहा था, तो अचानक उसे ध्यान आया कि भाले पर एक अतिरिक्त हाथ था। वह हैरान था, कौन चुपचाप पास आ सकता है। उसने अवचेतन रूप से ऊपर देखा, लेकिन एक ऐसा चेहरा देखा जिसकी कल्पना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। फैंग चेन, तुम यहाँ क्यों हो? जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि फैंग चेन था। फैंग चेन ने उसे प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया। ड्रैगन हाथी उसके पीछे आ गया, एक मुक्का से उड़ा दिया। दिव्य शक्ति और ड्रैगन हाथी की शक्ति के संयोजन से, यहाँ तक कि नियानजी और अन्य भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एक बार वे करीब पहुंच जाने पर इसका विरोध कर सकते हैं। अकेले उस व्यक्ति की बात ही छोड़ दे जो केवल तीसरे स्तर पर है। टकराना। हालांकि दूसरे पक्ष को एक जादुई हथियार द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन जो अवरोध अभी अभी दिखाई दिया था, उसे फैंग चेन ने सीधे नष्ट कर दिया था। यह मुक्का उसके चेहरे पर जोर से लगा, जिससे उसमें गड्ढा बन गया और वह सीधा रिंग से बाहर उछला और दूर स्थित पहाड़ से टकराया, जिससे पूरा पहाड़ ही ढह गया। तीसरा, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। वह मूल रूप से इस तुरंत भाला तुरुप का पत्ता अंत तक बचाना चाहता था, लेकिन ये प्रतिभाशाली लोग वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उसे अपने तुरुप के पत्ते एक एक करके निकालने पड़े। ये दृश्य लगभग तुरंत ही घटित हो गया और अन्य लोगों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक दूसरा पक्ष वहां से निकल चुका था। क्या हो रहा है? अभी तो वह स्पष्टता संयमित था। शी झू ने फैंग चेन को घूर कर देखा। फैंग चेन अभी संयमित था, और यहाँ तक कि थंडर विंग्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यही कारण था कि उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों को उजागर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और फैंग चेन को मारना चाहते थे। लेकिन फैंग चेन वास्तव में फिर से बच निकला। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? ये वही भाला है। वह तुरंत भाला की स्थिति में जा सकता है। किसी को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि भाला में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। साथ ही उसकी आंखें आग से भरी और लालच से भरी हैं। टेलीपोर्ट करने वाले जादुई हथियार अत्यंत दुर्लभ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अत्यंत उपयोगी हैं। उठो, उसके हाथ में भाला है, उससे सावधान रहो। यद्यपि 3 लोग बाहर हो गए, फिर भी शी झू और अन्य का पलड़ा भारी रहा। इसके अलावा वे धीरे धीरे फैंग चेन की लड़ाई के आदी हो गए और उन्होंने फैंग चेन को फिर कोई मौका नहीं दिया। ये देखकर सबको लगा कि फैंग चेन निश्चित रूप से हार जाएगा। 15 लोगों की घेराबंदी में 3 लोगों को मार गिराना पहले से ही बहुत अच्छी बात है। यान मियाओ ने इसे बहुत उच्च मूल्यांकन दिया। झाओ पिंगफेन ने अविश्वास में सिर हिलाया। उसने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, लेकिन क्या तुम सच में इतना ही कर सकते हो? क्या आप इतना ही कर सकते हैं? न केवल उन्होंने पूछा, बल्कि शी झू ने भी पूछा। लेकिन सवाल करने की बजाय वह मजाक उड़ा रहा था। पहले हम लापरवाह थे और हमने तुम्हें कुछ मौके दिए। एक बार जब हम गंभीर हो जाएंगे, तो फिर किसी को खत्म करने के बारे में मत सोचना, उसने गर्व से कहा। हालांकि फैंग चेन ने उन्हें असहाय बनाने के लिए थंडर विंग्स और तत्काल भाला पर भरोसा किया, लेकिन फैंग चेन उनके साथ कुछ नहीं कर सका, और आध्यात्मिक शक्ति खपत के मामले में फैंग चेन उनसे कहीं अधिक तेज होगा, और वह निश्चित रूप से जल्द ही मर जाएगा। फैंग चेन कुछ नहीं बोला, चुप रहा। लेकिन अपने दिल में उसने खुद से ये भी पूछा,
क्या यही एकमात्र रास्ता है? उसने डुआनमू बैक्स्यू की ओर देखा। यदि वह हार जाता है तो दूसरे पक्ष को अपमानजनक शारीरिक तलाशी से गुजरना पड़ेगा। उसने फिर मेंग्याओ की ओर देखा। अगर वह हार गया तो मेंग्याओ की आत्मा नष्ट हो जाएगी। भले ही वह पुनर्जन्म के मार्ग में निपुण हो जाए, फिर भी वह मेंग्याओ को नहीं पा सकता जिसके पास कोई आत्मा नहीं है। नहीं हार सकते, उसने अपने दिल में खुद को चेताया। चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं सकता, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। ये सोचते ही फैंग चेन की आंखों में पागलपन की एक चमक चमक उठी। बस इतना ही। कई जादुई शक्तियों को चकमा देने के बाद फैंग चेन ने अपना हाथ घुमाया और दुष्ट दानव शील्ड को भंडारण रिंग में डाल दिया गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। दुष्ट दानव ढाल को फैंग चेन की आखिरी ढाल कहा जा सकता है। इसके संरक्षण के बिना अगर उसकी जादुई शक्तियां उस पर हमला करती तो वह निश्चित रूप से मर जाता। यह आदमी क्या चाहता है? हर कोई उलझन में था, लेकिन फैंग चेन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने अपनी आंखें शी झू पर टिका दी और पूरी ताकत से उसके हाथ में मौजूद भाला फेंक दी। दिव्य शक्ति क्षेत्र में 2 मिलियन शक्तिशाली शक्तियां विस्फोटित हुईं, सीधे शून्य को तोड़ते हुए, और एक पल में शी झू के सामने आ गईं। लेकिन शी झू चौथे स्तर का विशेषज्ञ था और वह हमेशा फैंग चेन की हर हरकत पर नजर रखता था। ये दृश्य देखकर उसके हाथ में एक गेंद चमक उठी और प्रतिरोध करने के लिए ढाल में बदल गई। टकराना। भाले ने तुरंत ढाल को छेद दिया। इसने शी झू को कई फीट दूर उड़ा दिया। ढाल से क्लिक जैसी आवाज आई, लेकिन वह टूटी नहीं। शी झू ने व्यंग्य किया, मेरा खजाना जुवानपिन का छठा स्तर है, एक खजाना जो रक्षा पर केंद्रित है। मेरी रक्षा को तोड़ना केवल इच्छाधारी सोच है। उसने फैंग चेन की ओर देखा और उसे हवा में शक्ति एकत्रित करते हुए देखा, और उसे पता चल गया कि वह टेलीपोर्ट होने की तैयारी कर रहा है। यदि उस पर भारी प्रहार किया गया तो उसका जादुई हथियार उसका सामना नहीं कर सकेगा। लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि चिल्लाया, तुरंत भाला से हमला करो। हर कोई स्वाभाविक रूप से समझ गया कि शी झू का क्या मतलब था। जब तक फैंग चेन ने टेलीपोर्ट करने की हिम्मत की, वह निश्चित रूप से उनकी जादुई शक्तियों से मारा जाएगा। जब तक फैंग चेन मूर्ख नहीं था, वह टेलीपोर्ट का विकल्प नहीं चुनता था। फैंग चेन ने कई बार इस तरह के हमले की कोशिश की है, लेकिन इस तरह से उसे नाकाम कर दिया गया है। यदि तत्काल भाला को फैंग चेन के हाथों में वापस नहीं भेजा जा सकता, तो भाला उनसे बहुत पहले ही छीन ली गई होती। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि यह फिर से फैंग चेन का व्यर्थ क्रोध है, तो फैंग चेन का आकार गायब हो गया। अगले ही पल वह शी झू के सामने आया और उसी समय उसे मुक्का मार दिया। सबके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। फैंग चेन ने अप्रत्याशित रूप से अपने जीवन के बिना टेलीपोर्ट करने का विकल्प चुना।